बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, शहादत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो फ़र्ज़, कुर्बानी, वतन से मोहब्बत और एक पूरी कौम के एतमाद से जुड़ा होता है। यही वजह है कि शोहदा की कुर्बानियों पर कोई ऐसा बयान सामने आता है तो बहस सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहती बल्कि कौमी एहसासात का मामला बन जाती है। आगाज़ करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान से जो उन्होंने कसूर में जलसे के दौरान दिया, जहां उन्होंने कहा कि फ़ौजी मुल्क के लिए लड़ते हैं तो तनख्वाह भी लेते हैं। इस बयान ने मुल्क भर में नई बहस छेड़ दी। सवाल ये है कि क्या वतन पर जान निछावर करने वाले जवानों की कुर्बानी को सिर्फ तनख्वाह के तनाजुर में देखा जा सकता है, या इसके पीछे फ़र्ज़, ईमान और हुब्बुल वतनी का वो जज्बा है जिसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। मज़ीद बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहाँ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शाबान के तहत पाक फ़ौज, FC और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में अब तक 88 दहशत गर्द हलाक किए जा चुके हैं, जबकि 5 जुलाई से शुरू होने वाले ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 126 दहशत गर्द मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन ज़ियारत मंगी डैम पुलिस पोस्ट पर हमले के बाद शुरू किया गया था और सिक्योरिटी फोर्सेज फ़ज़ाई और ज़मीनी दोनों महाज़ों पर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ कश्मीर एक्शन कमेटी से जुड़े पुरतशद्दद वाक़यात, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और अमन व अमान की सूरत हाल ने कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। वहाँ असल हक़ाइक़ क्या हैं और अमन व अमान की बहाली के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। इस प्रोग्राम के आखिर में रुख करेंगे मशरिक़ वस्ता का, जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी फ़ोर्सेज़ ने हालिया कार्रवाइयों में ईरान के मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात, साहिली दिफ़ाई निज़ाम और आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ़ मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाने का ऐलान किया है, जबकि ईरान की जानिब से ख़ित्ते में अमरीकी मफादात और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने के दावे किए जा रहे हैं। इस कशीदगी ने न सिर्फ खलीज बल्कि आलमी तेल की सप्लाई, बहरी तिजारत और पूरे मशरिक़ वस्ता के अमन के हवाले से नए ख़दशात पैदा कर दिए हैं। नाज़रीन, इन तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में मुझे पहले हिस्से में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे एम्बेसडर अता शाहिद साहब। उनके साथ होंगे ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सुल्तान महमूद हाली साहब और हयात हैदर खान साहब। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कादिर मंदुखेल साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के उस बयान की जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन है उसके हवाले से दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला ख़राब हुआ है वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से। एक तो इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए, और उसके बाद उन्होंने और भी बातें की हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो मुहाजिरीन की सीट्स हैं उनको ख़त्म करने के हक़ में वो नहीं हैं। आप कैसे कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, मुहाजिरीन की सीटों के हक में तो असम्बली कानून भी नहीं थी जी। और वो जो एक्शन कमेटी है उनके पहले 3 मुतालबात थे, 3 मुतालबात से उनकी 38 मुतालबात हो गए। ठीक। और मेरे ख्याल में इन दोनों जमातों ने 38 से में से 36-37 मुतालबात मान लिया है जी। एक जो मामला अटक गया मुहाजिरीन वाला, और उसके ऊपर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने भी फैसला दिया है कि ये एक्शन कमेटी या हुकूमतों के हाथ में नहीं है, ये बाकायदा कानून साजी के तहत पार्लियामेंट के इख्तियार है। बिल्कुल। लेकिन इसी दौरान जो ना राना समरा ने एक बयान दाग दिए जिसका वीडियो आपकी नजर से भी गुजरा होगा। उन्होंने बोला कि ये मुहाजिरीन की सीटें हैं, ये तो मेरे जेब में है, मैं इंतजामिया को उम्मीदवारों के साथ बिठा दूंगा और सीटें जीत लूंगा। तो ये बातें जब कादर खान मंदोखेल ने सुन ली है तो एक्शन कमेटी ने जरूर सुन लिया होगा, देखा होगा वो, और उसके साथ जो है ना बजीद हो गए। हालांकि बिलावल साहब की जो बात कर रहे हैं, हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, क्योंकि जो 23 लाख मुहाजिरीन पाकिस्तान में रहते हैं उनको अगर आप कोर्ट के हक से महरूम करेंगे तो कश्मीर कास्ट को, कश्मीर के मुकदमे को आप कमजोर करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन अगर वफाकी वजीर का राना सनाउल्लाह का ये बयान, तो उसके बाद वो अपने मौक़िफ़ को जो ना वो एक लिहाज से मजबूत हो गया उनका, क्योंकि उनको पता है कि वो जो पंजाब से 10 सीटें लाते हैं या पाकिस्तान से 12 सीटें लाता है तो कश्मीर की हुकूमत को वो तकसीम कर लेते हैं या दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। उसके बाद हैरत वाली बात, पाकिस्तान की तारीख में कौमी असम्बली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ को जिस तरह फौज के खिलाफ वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, लेकिन क़यामत की निशानी है कि वो वज़ीर दिफा है। और वज़ीर दिफा भी ऐसा है कि जब हिंदुस्तान के साथ जंग हो रही थी तो ये ना जाने कहाँ छुपा हुआ था, इनका कोई बयान, कोई आगे पीछे कुछ नजर नहीं है।
जबकि अमरीकी वजीर जंग या वजीर दिफा जो है ना, आप देख लें कि वो बकायदा हर मोड़ पे मौजूद था। इवन कि आप आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का देखिए कि वो फौजियों के साथ, सिपाहियों के साथ जो है ना वो हर जगह मौजूद था। जी लेकिन बिलावल भुट्टो ने पूरे दुनिया में सफारतकारी की है और एज ए वजीर दिफा, वजीर खारजा, वजीर इत्तलात का किरदार अदा किया, ये आप सबके सामने है। जी लेकिन उसके बाद उस शख्स ने कश्मीरियों के बारे में, जिनके लिए हमने 5 जंगें लड़ी है, उनके बारे में ये कहा कि रावला कोर्ट में जो एक्शन कमेटी एहतजाज पे है, वो तो आजाद कश्मीर के हिस्सा ही नहीं है जी और वहां जो लोग रहते हैं वो तो कश्मीरी ही नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में आप मुझे बता दो कि ये जलती पे तेल चढ़कने की बराबर नहीं तो और क्या इस बयान से हिंदुस्तान खुश नहीं होगा? क्या इस बयान से, जो हिंदुस्तान पहले से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है मुख्तलिफ अपने एजेंटों के जरिए, ये नहीं, ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है? तो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ का केस अगर पंजाब की सीसीडी को दिया जाए तो मेरे ख्याल में इसका लिंक जो ना मोदी से निकल आएगा, मेरा तो ये ख्याल है। मंदू खैल साहब, ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, फिर AJK में आपकी हुकूमत है, ये फरमाइएगा कि आप इस मसले का हल कैसे देखते हैं? आपका कितना रोल और से है? जाहिर है वहाँ पे मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और पाकिस्तान के हक़ में ये चीज़ अच्छी नहीं जा रही। किस तरह देखते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मामलात को हल करना बड़ा ज़रूरी है। किस तरह हल करेंगे आप? आपका क्या इसके ऊपर व्यू पॉइंट है? देखिए, मैंने तो आपके सामने 2 वफाकी वज़रा का जो अहम तरीन वज़रा है उनके बयानात आपके सामने रख लिए हैं। जी अब अगर इस तरह बेवकूफाना और जाहिलाना बयानात वफाकी वज़रा की तरफ से आएंगे तो क्या वो एक्शन कमेटी की जो उनका एक इशू है, जो उन्होंने एक एहतजाज में लोगों को जमा किया है, क्या उसको मसले की हल की तरफ ले जाएगा या मजीद बिगाड़ने के ले जाएंगे? और फिर इसके अंदर हिंदुस्तान अपनी प्रॉक्सी, अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको घुसेड़ करके, दहशतगर्द घुसेड़ करके मजीद कश्मीर की हालत खराब करेंगे। और मुस्लिम लीग नून का तो ये पोजीशन है कि पिछले दिनों में उनका वीडियो आ गया, जो कश्मीर का, आजाद कश्मीर का सदर है मुस्लिम लीग नून का, वो एक कमरे में छुपा हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझ पर जो ना वो एक्शन कमेटी की आड़ में पीपल्स पार्टी ने हमला किया है। यानी खौफ का आलम तो देख ले, वो एक्शन कमेटी का नाम भी लेके और मुखालफिन का, यानी हमारी जो नाम ले रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे तो 3 नस्लों से GB और कश्मीर में हमारा रिश्ता है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके बीबी शहीद और आसिफ अली जरदारी साहब और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब। और फिर आपने GB के इलेक्शन में भी देखा कि जो मुस्लिम लीग नून ने धांधली का जो एक रिकॉर्ड कायम किया है, वो आपके सामने एक पटवारी को, जाहिलनामा शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के, जिसका नाम शहबाज राजा है, और उस शख्स ने अपनी वालिद का रियासत समझ के पाकिस्तानियों से NOC मांगा। आपने देखा NOC मांगा, NOC मांगने के बाद आप देख रहे कि उन्होंने अपनी मनपसंद सूबे से CCD, जो बदनाम में जमाना पुलिस है, आप देख रहे हैं कि वो जिस तरह 2200 लोगों को कत्लेआम कर चुका है पंजाब में, और एक मासूम बच्ची जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी और उनको किस तरह गोलियों से चलनी की है। ये तो जो अलमी अदारे हैं उनके बारे में, ये उनको वहां पे ले जाना क्या मकसद था कि वहां जाके GB लोगों को डराना? लेकिन ये GB लोग बड़े गैरतमंद है, उन्होंने CCD को ये बोला कि यहाँ चेरी खाना है, खा लो, दफा हो जाओ यहाँ से, और उनको कोई ऐसी हरकत नहीं करने दी है। तो मेरे ख्याल में कश्मीर के इलेक्शन में यही अगर उन्होंने रिपीट किए जो GB में किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कश्मीर का, देखिए आप पंजाब में जो मर्जी है कर लो, CCD के जरिए हुकूमत चलाओ, कत्लेआम कराओ लोगों के, जो करो, लेकिन GB और आजाद कश्मीर जो आलमी ममालिक जो है ना उनकी नजर है, और तो एक ऐसा मसला है जो हमारे लिए हल तलब की कोशिश हम करें, 5 जगह लड़े, वहां पे अगर आप ये हरकतें करेंगे पटवारियों वाले, तो मैं ये कहता हूँ कि आजाद कश्मीर के हालात मजीद खराब होंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इसके कैंडिडेट जो है ना वो बाहर जा नहीं सकेंगे, वो सर छुपाते फिर रहेंगे, इनको एक टिकट, एक वोट भी नहीं मिलेगा। कादिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पुरानी सियासी जमात है और जाहिर है आपको इस चीज़ का इदराक तो है कि मुस्लिम लीग नून आपकी, जाहिर है आपकी कोलेशन, आप उनके साथ कोलेशन में हैं, तो इख्तलाफात तो ये सियासी अमल का हिस्सा हैं, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। हल मामले का किस तरह निकालते हैं? एट द एंड हुकूमत तो आपकी है AJK के अंदर, तो किस तरह प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, मामले को ख़त्म कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो आपने खुद फरमा दिया कि पूरी दुनिया की नज़रें GB और कश्मीर के ऊपर रहती हैं, तो उसमें आपका हिस्सा क्या होगा? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इनकी बयानात के बाद हम तो कोशिश अभी भी करेंगे जी, हम इनको कश्मीर का, GB का या पाकिस्तान की जो हालात है वो इन पटवारियों के रहम करम पे तो नहीं छोड़ सकते हैं।
और अभी आपने 2 दिन पहले देखा जो नवाज शरीफ साहब की साली का बेटा आबिद शेर अली, जिसने हमारे क़यादत के खिलाफ जिस तरह जो ना वो अल्फाज जिस तरह उन्होंने कराची के बारे में जिस तरह एक चीज़ ये प्री प्लान मंसूबा है नून लीग का। और नून लीग के बारे में मशहूर है मरूम पीर पगाड़ा का कि जब ये फंसते हैं तो ये पाँव को हाथ लगाते हैं और जब मतलब निकल जाते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं। तो ये तो उनकी पुरानी आदत है और वही हरकतें वो कर रहे हैं। हम तो कोशिश फिर भी करेंगे। आप देख जी, रहे हैं बिलावल साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज बिल्कुल। वहाँ पे लोगों से खिताब और 3 दिन उधरी है। और यकीनन इलेक्शन कैंपेन में बिलावल साहब जिस तरह जबी में किरदार था इस तरह वो आजाद कश्मीरी भी करेंगे। जी। लेकिन अगर नून लीग का यही रवैया हो, वोट तो दूर की बात है, इनकी कैंडिडेट घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। कादिर साहब ये फरमा दीजिएगा, बयानात की बात हो रही है, एक बयान मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है। उन्होंने बड़े सीनियर सियासतदान हैं, हम सब जानते हैं कि बड़ी उनका एक ख़ास सियासत का स्टाइल है और आम तौर पे मफाहमत के ऊपर ही उनकी तमाम एनर्जीज़ जो हैं वो रहती हैं बातचीत के ज़रिए। ये बयान उन्होंने दे दिया कि जो फ़ौजी हैं वो शहीद होते हैं तो तनख्वाह भी लेते हैं। सीनियर सियासतदानों को ऐसे बयानात देने चाहिए, आपका क्या टेक है इस पर? नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गैर मुनासिब है। जी, और सीनियर सियासतदानों को या पार्टी के सरबराह को, और मौलाना साहब तो खुद आलिम दीन भी है, जी, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये शुहदा की दिल आज़ारी है, बिल्कुल। नहीं कहना चाहिए। और अगर मैं चूंकि पिछले पार्लियामेंट का हिस्सा था या मेरे पार्टी के मेम्बरान बैठे हुए अगर वो तनख्वाह लेते हैं या अजाजिया लेते हैं तो इसका जी, मतलब ये थोड़ी है कि वो जो आवाम की खिदमत है वो तनख्वाह की आउज करते हैं। बिल्कुल। तो यकीनन तनख्वाह और एजाजिया तो मिलती है पार्लियामेंट की तरफ से। तो इसको इस तरह जोड़ना कि उनको तनख्वाह मिल रहा है तो मैं कहता हूँ गैर मुनासिब बात है। और मौलाना साहब चूंकि पार्लियामेंट का मेंबर है, उनके लोग सेनेट में सूबाई असम्बली मौजूद है, जी, तो मेरे ख्याल में वो अपने तौर पे उसकी असम्बली के फ्लोर पे अगर उसकी वजाहत कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और यकीनन जो हमारे शोधा है जिनके लवाकिन बच्चे माँ बिल्कुल। बाप वो जो मौजूद है तो यकीनन उनकी दिल आजारी हुई है। माजी में हम पीटीआई के बारे में 9 मई की जो जलाओ गिराव के और शोधा के जो यादगारों को जलाने की जो हम मजम्मत कर रहे थे, बिल्कुल। यकीनन ये भी उसी तरफ एक मामला है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जितना जल्दी वो मौलाना साहब की वजाहत कर ले। जी, पंजाब में आज तो FIR भी उनके खिलाफ आज कटी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन FIR की उन सारी चीजों के बजाय मौलाना साहब एक ज़ेरिक सियासतदान है, उनको इस असम्बली के फ्लोर पे इनकी वजाहत करनी चाहिए कि क्या उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर दिया है, क्या उसने जानबूझ के कही है, क्या उसने गलती से कही है। जी, कोई हर्ज नहीं है अगर मौलाना साहब कह दे कि मेरे स्लिप ऑफ टंग है या मेरे मुंह से बिल्कुल, निकल गया, ऐसा कोई हर्ज नहीं है। तो इससे कोई बिल्कुल। कदर इसकी इज्जत में कमी नहीं है ये मेरे जी, हिसाब से। और उन शुदा के लवाकिन जो एक परेशानी की आलम में है तो मैं समझ रहा हूँ उनको एक सहारा मिल जाएगा। मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने अगर कही है बात तो उसको वापस लेना चाहिए इस बात को। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। कादिर साहब ये भी फरमा दें कि इन हालात में इलेक्शन आप देखते हैं कि अपने वक्त पे हो जाएंगे, और ये हालात काफ़ी ज़्यादा हमें आए दिन जो ख़बरें मिल रही हैं आज़ाद कश्मीर से, उसके अंदर स्कूलों के बच्चों को ले आए, फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अहलकार हैं उनको उनकी शहादत भी हुई, उनको गोलियां मारी गई, फिर तशद्दुद के वाक़यात बेहिसाब अलग हैं, फिर रसद नहीं वहाँ पे जा रहा। तो इन हालात में इलेक्शन कैसे होंगे और उनका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, इसके ऊपर भी कमेंट करते हैं। देखिए, अगर हुकूमत यही सोच रही है कि हमारी वफाकी वज़रा की हरकतों की वजह से या हमारी मुजरमाना गफलत या खामोशी की वजह से जी, जो इन वफाकी वज़रा के ऊपर न शहबाज शरीफ साहब का, न नवाज शरीफ साहब का, न मरियम नवाज का, न खुद इनका वज़रा का, बल्कि ख्वाजा आसिफ को मैं सुन रहा था वो तो उसके ऊपर कायम है, डटे हुए अभी तक उस बात पे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर उनका ये ख्याल है कि हम JB के इलेक्शन की तरह या पंजाब की या वफाक के इलेक्शन की तरह फॉर्म 47 का ड्रामा मचा लेंगे, तो मैं कहता हूँ कि कश्मीर के आवाम किसी सूरत में नहीं मानेगी और यकीनन पीपल्स पार्टी कश्मीर के आवाम के साथ खड़ी होगी अगर ये इस तरह कोई हरकत की उन्होंने। बाकी जो आपने हालात खराब की बात की, हालात बलूचिस्तान में कौन से ठीक है, हालात खैबर पख्तूनख्वा में कौन से ठीक है, वहाँ भी तो यही अफरा तफरी है, कोई गुजरना मुश्किल होता है, कोई जाना मुश्किल होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कश्मीर से ज्यादा तो हालात बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में खराब है। कादिर साहब मैंने ये इसलिए पूछा था कि इधर इलेक्शन आ रहे हैं, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी इलेक्शन का या अवामी इज्तिमा या एक पोलिंग का आपको पता है एक माहौल होता है, उस हवाले से मैं पूछ रहा था। ये फरमा दीजिएगा कि
कि पॉलिटिकल रिप्रोच में आपकी तमाम गुफ्तगू से मैंने ये नतीजा निकाला है कि कुछ ख़ास आप अपने जो कोalition पार्टनर्स हैं उनसे खुश नहीं हैं, उनके बयानात से खुश नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया। एंड देयर इज़ अ पॉलिटिकल डिवाइड इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। आप इस डिवाइड को दूर भी सियासतदानों ने करना है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात इस टाइम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि सियासी जो फोर्सेस हैं वो आपस में टकराव की तरफ जाएं, या बयानबाजी हो या एक दूसरे से सख्त सुस्त कहा जाए? तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को पहले हल हो जाना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, हम तो कोशिश करेंगे कि हालात खराब भी ना हो और उसको हल हो और सियासी और जमहूरी अंदाज में। 2024 के इलेक्शन के बाद आपको याद होगा कि हमने पीटीआई को ऑफर किए कि क्योंकि 3 पार्टियां थी, 2 मिल के तब हुकूमत बन सकती थी। पीटीआई ने इनकार कर दिया। हमारे पास इस सियासी सिस्टम को आगे ले जाने के लिए हमें मजबूरन जो है ना वो नून लीग के साथ जो है ना एहतियात करना पड़ा या उनको सपोर्ट करना पड़ा। तो यही सूरत हाल हम ये करेंगे। आज देख रहे हैं, अगर जीबी में जो है ना वो एक ऐसी पार्टी की झोली में 4 सीटें डाल दी है जो शायद कभी जीबी देखा भी नहीं होगा। आईपीपी की मैं बात करूं, लेकिन आप देखा मजबूरी के नाते हमें यकीनन हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती थी। 2-3 सीटों का कम थी हमारी, तो हमें उसको साथ ले जाना पड़ा। ये सारी चीजें तो हम सोच रहे हैं, लेकिन काश ये बातें मुस्लिम लीग नून भी सोचे। और मुस्लिम लीग नून तो मेरे ख्याल में वो जरदारी साहब का बड़ा मशहूर बयान है जो असम्बली में किया कि ये बम इनको कोई नहीं मारेगा, बल्कि ये खुद बम को लात मारेंगे। जब बम को लात मारेंगे, जिस माजी में नवाज शरीफ साहब ने मारा, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी भाई को ही ब्लैकमेल करके और उनसे जो वजारत आला जो है ना, वजारत आजमा जो है ना, वो पीपल्स पार्टी ने झोली भी उसको दी है। और इसने सबसे बड़े सूबे का वजीर आला अपनी बेटी को बनवाया, फिर अपनी समधी को उन्होंने नायब वजीर आजम वजीर खारजा बनाया, फिर अपनी बचपन स्कूल की दोस्त ख्वाजा आसिफ उनकी बेटी को वफाकी वजीर बनवाया, तब जाके वो बातें उन्होंने मान ली है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने बगैर किसी उसकी हम सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बजट के हवाले से या दूसरे इशू हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अच्छी तरह पता है कि इनके लोग पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रही है, बयान दे रहे हैं, वो जानबूझ के खामोश है। उनका ये ख्याल है कि शायद इस तरह पीपल्स पार्टी दब जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में हुकूमत है, बलूचिस्तान में हुकूमत है, जीबी में हुकूमत है, और इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर भी हमारी हुकूमत होंगे। तो आप ये समझ लो कि इन सारी चीजों को तो आपको सामने रख के, और फिर आपने जीबी के इलेक्शन में देखा कि बिलावल साहब की तारीफ तो खुद शहबाज शरीफ साहब ने की है, क्योंकि बेहतरीन कैंपेन चलाई बिलावल साहब ने, हमारे मुखालिफ जमातों ने की तारीफ की है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सियासी तौर पे हैंडल कर ले, बजाय कि सीसीडी के जरिए, बजाय इस तरह के अपने जो नीचे लोग हैं उनके जरिए, गाली गलौज के जरिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मामला, आपको याद होगा इससे पहले भी ये सूरत थी, तो बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब के पीछे मिसाक की जमहूरियत जब दस्तखत हुए, वो इन्हीं चीजों के तो हुआ है। तो मेरे ख्याल में एक मरतबा फिर जरूरत है कि उन सारी चीजों को जो ना वो थोड़ा रिव्यू कर ले, जहां आपका इशारा है, जो आपका सवाल है, कि ये एक मिसाक की जमहूरियत जो है ना वो एक नए सिरे से दोबारा होनी चाहिए, और तमाम पार्टियों को, पीटीआई, मौलाना साहब, तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेके, ताकि आइंदा जो ना एक सियासी माहौल बेहतर रहे। आपका पॉइंट आ गया। कादिर बंदूखेल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम में दूसरा टॉपिक यानी अमेरिका और ईरान की जंग के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। ये फरमा दीजिएगा कि अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है ईरान और यूएस के दरमियान, उसमें यूएस ने ज़ाहिर है ये फ़ैसला कर लिया है कि ब्लॉकेट जो है ईरान की वो दोबारा वो करेंगे अपना हुर्मुज़ की और उस एरिया की। तो अब ये किस तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि हम एट द सेम टाइम ये भी समझ रहे थे और सोच रहे थे कि ये लड़ाई तो हुई है लेकिन ये बातचीत की तरफ आएंगे। तो अब ब्लॉकेड, आपको पता है कि ये एक बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का काम है, पूरा आपको पैराफर्नीलिया मूव करना होता है। ये दोबारा ब्लॉकेड हो जाएगी तो फिर इसको ख़त्म करवाने के लिए क्या एफर्ट दरकार होगी और ये किस तरफ इशारा कर रही है? देखिए जी फराज साहब, अमेरिका ने जो है ना प्रेशर अपना ईरान पे बढ़ा शुरू किया हुआ है, और ये जो नेवल ब्लॉकेड जो जिसका आपने जिक्र किया, ये उसी का है कि वो जो ईरान पे कितना प्रेशर वो डाल रहे हैं कि ईरान जो ऑलरेडी जो 14 पॉइंट्स जो एग्री हुए थे वो तो बड़े मुश्किल से, और उसमें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब की बड़ी कोशिशें शामिल हैं। और
हम पीस की तरफ जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ईरान में भी वो रेडिकल हैं और उन्होंने कुछ शिप्स पर जो है अटैक किया, जिसके जवाब में अमेरिका को जवाब मिल गया कि उसने दोबारा ईरान के जो अस्करी हदाफ हैं या प्राइवेट सिविल हदाफ भी हैं उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। ये कोई सूरत हाल जो है पीस के लिए अच्छी नहीं और आलमी अमन के लिए भी अच्छी नहीं, और इसके अलावा वही हम उसी सूरत हाल की तरफ दोबारा जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने भी जॉर्डन में भी और अपना कुवैत में भी और बहरीन में भी जो अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ पे अटैक किए हैं। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है और इससे जो है मशरिक़ वस्ता में दोबारा जो है एक हम बड़े जो है जंग की तरफ जाने की जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो बैक चैनल्स पे कोशिशें हो रही हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं नेवल ब्लॉकेट जो है ठीक है, अमेरिका के तो जहाज हर वक्त इधर उधर मौजूद रहते हैं, उनको हटाना तो मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये इसमें दोनों फरीकों का जो है, मैं चाहूँगा कि ईरान के जो हमारे दोस्त हैं वो भी तवज्जो दें कि वो कोशिश करें कि अमेरिका को कैसा जवाब ना दें, क्योंकि अभी तो सिर्फ अमेरिका है, खुदा न खास्ता है इजराइल इसमें दोबारा आ गया तो वो जो नुकसान है वो ईरान के ज़्यादा हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि ईरान एक स्ट्रेटेजिक विनिंग पोजीशन से दोबारा एक नुकसान की तरफ जाना शुरू कर दे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ईरानी भी जो है वो कोई ऐसी जो मज़ीद कार्रवाइयाँ ना करें और जो 14 पॉइंट जिसमें उनकी एक विनिंग पोजीशन है उसकी तरफ जल्द से जल्द जाने की कोशिश करें। और अमेरिका से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उनके भी ये जो है वो मफाद में नहीं है कि ये दोबारा जो आलमी अमन को नुकसान पहुंचे, और वो जो एक सुपर पावर है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो खित्ते में अमन कायम करे, वही इस अमन को दोबारा जो है ख़राब करने की कोशिश शुरू कर दें। आपका पॉइंट आ गया। हाली साहब, आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? जाहिर है ये जो ब्लॉकेड है इसका प्रेशर है ईरान के ऊपर और अमेरिका की प्रेजेंस भी है। एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल ठीक तरफ इशारा किया। ये रीजन के अंदर जाहिर है अमेरिका सुपर पावर है तो उसकी प्रेजेंस हर जगह मौजूद है। तो ये ब्लॉकेड हमने ये देखा, ये जो 4 महीने या इससे ज़्यादा ये सारा मामला चला, इसके अंदर अमेरिका ने ब्लॉकेड पे एक्सप्लॉइट किया ईरान को, और ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ की जो आमदोरफ्त थी वेसल्स की उस पर एक्सप्लॉइट किया। तो ये दोबारा से मामला उस तरफ जा रहा है। अब और कितना टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल प्राइसेस दोबारा से ऊपर जाने लग गई हैं, तशवीश भी बढ़ गई है, और इस दफ़ा ईरान ने जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की उन 3 वेसल्स के ऊपर हमले की जो लाइबेरिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और कतर की वेसल्स थी। लेकिन एक लिहाज से इन तीनों ममालिक ने यही कहा कि ईरान ने हमला किया और फिर दोबारा जंग शुरू हो गई। अब आप कैसे देखते हैं ये कैसे कर्टेल होगा और मीडिएटर्स के लिए कितना मुश्किल है, स्पेशली जब कतर ने इनकार कर दिया कि अब वो मीडिएशन के रोल में नहीं आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ठीक है, अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर होने का मतलब ये नहीं है कि वो इलाके का बुली बन करके सामने आए। वो इस वक्त बुलिंग के मोड में है और इत्तेफाक ये हुआ है कि जो उसने हमला किया ईरान के ऊपर भरपूर किया और इजराइल की मदद से किया, तो उसमें जो है उसको खातिर खा नतीजा नहीं हासिल हुआ और वो अपने जो है अवाम को ये नहीं दिखा सकता है किसी तौर पे भी कि उसकी कहीं पे फतह हुई है। अब वो इसीलिए वो जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उससे वो कतरा रहा है। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि वो शिप्स के ऊपर ईरानियों ने फायर किया, तो प्लीज उसका बैकग्राउंड भी देखिए कि आर्टिकल 5 जो है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, उसके तहत ईरानियों ने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी कि जो भी पैसेज होगा यहाँ से उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन ये जो 3 जहाज थे जिनके ऊपर फायरिंग हुई है, ये बगैर ईरान की इजाजत से और ओमानी कोस्ट की तरफ से अमेरिका के शय के ऊपर वो चल पड़े थे। तो उनको रोकने की कोशिश की गई, जब वो नहीं रुके तो उनके ऊपर फायर किया गया। तो उसके जवाब में अमेरिका को गुफ्तगू करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि फोन उठा के बात कर लेता कि भाई आपसे अंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन उसने एक बिल्कुल जो है ना वो एक शुतर बेमुहार की तरह से हमला कर दिया। पहले दिन 85 टारगेट्स के ऊपर, फिर 140 टारगेट्स के ऊपर और मुसलसल हमला किए जा रहा है। तो इससे जो है कोई ना पीस की तरफ कोई आएगा। आपने सही इशारा दिया कि कतर जो है वो ऑलरेडी इससे दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान दस्तबरदार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान
जो है उसके काफ़ी स्टेक्स है इसके अंदर पीस में, और वो अपनी कोशिश जारी रखेगा। लेकिन इस तरह से ये अगर ये हालात रहे तो पीस जो है वो बहुत दूर नज़र आ रहा है मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। अता साहब ये फरमाएं, पीस दूर नज़र आ रहा है हाली साहब को, और जाहिर है आपने भी इशारा किया कि सिचुएशन ख़राब है। आपने एक और बड़ी अहम तरफ इशारा किया इसराइल के बारे में कि इसराइल अभी इस जो प्रेजेंट क्लैशेस हैं उनका हिस्सा नहीं बना। इसराइल अब तक उनका हिस्सा क्यों नहीं बना? स्पॉइलर का रोल तो हमेशा इसराइल का ही था। ये उनकी कोई स्ट्रेटेजिक मूव है, टैक्टिकल मूव है? आम तौर पे इसराइल लड़ाई झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहा होता है, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि कंस्पिक्युअसली उनकी तरफ से कोई शरारत, शरंगेज़ी या कोई अटैक सामने नहीं आया। आप कैसे देखते हैं ये? इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी या क्या मामला है ये आपकी नज़र में? ये ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें। फराज साहब, बात यह है कि अमेरिका जो है उसने प्रेशर डाला हुआ इसराइल पे कि वो उस अमेरिका है, और ये अमेरिका देखिए आज ही प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट थी कि हम सिविलियन जो टारगेट्स हैं उनको भी अटैक कर सकते हैं। अमेरिका ठीक, ये आपको अब अगर हम पीछे ग्रीक जो हिस्ट्री में जाएं तो थ्यूसिडिड्स की जो अपनी फिलॉसफी है कि जो पावरफुल होते हैं वो जो चाहते हैं वो करते हैं। देखिए ईरान ने रिजिलियंस दिखाई, ईरान ने एक विनिंग स्ट्रेटेजिक विनिंग जो है वो एग्रीमेंट किया उनके साथ। अब अगरचे ये ज्यादती तो अमेरिका की तरफ से है, लेकिन ईरान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि वो उनको कोई ऐसा जवाब ना देते, क्योंकि वो तो देखिए सारे फायदा उनको मिल रहे थे, उनकी सैंक्शंस उठ रही थी, उनका जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन उठ रही थी, उनको डेवलपमेंट फंड मिल रहा था। इसराइल जो है वो देखिए वो तैयार बैठा हुआ है। इससे पहले इसराइल के आपका अपने बयान देखा होगा कि वो इससे पहले तैयार थे, लेकिन अमेरिका के कहने पे वो रुक गए। तो देखिए वो अमेरिका जब भी उनको इशारा करेगा, अगर अमेरिका ने ये फील किया कि उनकी जरूरत है, अब देखिए जितने अटैक अमेरिका कर रहा है तो उससे देखिए ईरान जवाब में क्या कर रहा है, वो अटैक कर रहा है उनकी बेसिस पे, उनको रोक तो नहीं सकता। नुकसान किसका हो रहा है? और ये लार्जर सेंस में देखना चाहिए कि लार्जर नुकसान डैमेज किसका होगा। ठीक है जी, अमेरिका को कितना उनके अगर 8-10 फौजी मार भी जाते हैं या 8-10 जो अपने उनके जो प्यारे हैं वो आप उनको तबाह भी कर लेते हैं, तो उसको क्या नुकसान है? उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं है जितना ज्यादा नुकसान ईरान का हो जाएगा। और ईरान को ये, ईरानियन को ये समझना भी चाहिए कि जहां तक कि उनके जो एक साबिक प्रेसिडेंट है वो भी मोसाद के साथ काम कर रहे हैं, वो जो इसराइल और अमेरिका वहाँ CIA और मोसाद बहुत घुसे हुए हैं। ईरान जो अभी आप देख रहे हैं जैसे जंग रुकेगी कंप्लीट, जब ये सारा होगा ईरान एक नया ईरान आप देखेंगे कि वहाँ काफी चीजें तब्दील होती है, आपको नजर आएगी। अभी मैं उनकी तरफ इशारा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये आपको जरूर बता दूं कि इसराइल अगर बचा रहे तो बेहतर है, क्योंकि ठीक है ईरान उनको अटैक कर सकता है, ईरान नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो इतना नुकसान होगा कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये एक खुशकिस्मती समझे कि अमेरिका ने भी प्रेशर डाला है, बिहाइंड द सीन बातचीत जारी है। ईरान को चाहिए कि जल्द अज जल्द दोबारा 14 पॉइंट्स जो है उनकी तरफ वो बढ़े, और ये जंग जो है इसको रुकना चाहिए। कोशिशें पीछे जारी हैं। ये जंग जो है न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मुश्किल अवस्था के हक में नहीं है। हमें ये जो है इस जंग को फैलने से रोकने के लिए ईरान को एक क्लीदी जो है वो अपना एक किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौमें जो हैं वो कोई एक फैसला करती हैं किसी वक्त और उसके असरात आगे फिर 100 साल तक जाते हैं। तो ये अब ईरान को फैसला करना है कि उन्हें अपने आप को मजीद डैमेज पहुंचाना है या उन्होंने इस जंग से बाहर निकलना है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। हाली साहब आपने जवाब सुना, बड़े अहम तरफ इशारे हुए। एक तो इसराइल की बात हुई, इसराइल खामोश है अमेरिका के कहने पे। एक तो अपने जवाब में इस चीज़ को शामिल करें कि जब इसराइल की मर्ज़ी होती है तो अमेरिका की बात सुन लेता है और जब मर्ज़ी नहीं होती तो नहीं सुनता, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमने देखा कि ईरान ने डिक्लेयर किया था पहले कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाबी हमले GCC कंट्रीज़ में अमेरिकन जो इंटरेस्ट वाले एरियाज़ हैं, बेसिस हैं, उनके ऊपर होंगे, साथ ही साथ इसराइल पे भी होंगे। आपको लगता है कि ईरान इस दफ़ा इसराइल पे हमला ना करके रिस्ट्रेंट दिखा रहा है और यही उसका रिस्ट्रेंट है? दूसरा, ईरान पे क्रिटिसिज्म भी हुआ कि उन्होंने इस दफ़ा इनिशिएट किया इस चीज़ को। ये सारी बातें आप किस तनाजुर में देखते हैं? इस पर रोशनी डाल दीजिए।
पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान ने इनिशिएट किया है, ये बात मैं पहले अपने जवाब में बता चुका हूँ। दूसरा ये है कि जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल डेफिनेटली स्पॉइलर है, लेकिन इजराइल को ये भी अच्छी तरह पता है कि जो ईरानी मिसाइल्स हैं, जो ईरानी सिस्टम्स हैं, ड्रोन स्वॉर्म्स हैं और उनके जितना असलाह है, उनकी रेंज में इजराइल है। और ईरानी जब चाहें वो इजराइल के ऊपर भरपूर हमला कर सकते हैं। और इससे पहले भी जो जंग जारी थी तो काफी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा ईरानियों के हाथ। और ये खुशाइंद बात है कि वो अमेरिकन जो है प्रेशर मान गया, वरना आमतौर पे इजराइल जो है वो बिल्कुल एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह और अमेरिका को वो टोटली इग्नोर करता था उसके ऑर्डर्स को। दूसरी बात ये है कि देखिए, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, इजराइल जो है वो हमले उसने शायद रोके हुए हैं, लेकिन लेबनान के ऊपर और दूसरे ये है कि जो गजा में जो मासूम शहरी हैं उनके ऊपर उनका हमला जारी है। कल भी जो है वो इतने सारे लोग उसने शहीद कर दिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसकी अपनी बदमाशी और जो चालाकियां हैं वो तो जारी हैं, लेकिन ये एटलीस्ट इस वक्त जो दिलचस्प बात है, बल्कि खुशाइंद बात है कि ईरान के ऊपर वो हमला नहीं कर रहा है और अल्लाह करे कि यह बात यहीं तक महदूद रहे। बिल्कुल नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। एम्बेसडर साहब, ये फरमा दीजिए कि यमन के अंदर भी एक थिएटर जो है वो खुलता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें भी 3 मुल्क इन्वॉल्व हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से इस इशू को जानते हैं। ईरान हुसीज़ को सपोर्ट कर रहा है, फिर एक फैक्शन जो हुकूमत में है वो KSA सपोर्टेड है, फिर UAE का भी अमल दखल है, और ये तीनों ग्रुप भी बड़े अरसे बाद दोबारा आपस में इनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। ये किस तरह इम्पैक्ट कर सकती है ये लड़ाई इस ईरान US वॉर को आपना हुर्मुज़ के थिएटर में, क्योंकि कुछ तेल वहाँ से भी आता है और हुसीज़ का हमेशा से एक दावा रहा है कि बाबुल मंदब को बंद कर देंगे। देखिए, अभी तो ये जो वहाँ पे हुआ है, जो हुतीज़ ने अटैक किया है अपना KSA पे जी, तो ये कोई एक्चुअली यानी कि आप ये समझ लें कि कोई मशक़े वुस्ता के अमन के लिए कोई अच्छा इक़दाम तो नहीं है। बिल्कुल। और इसमें हमारे लिए भी बड़ा मुश्किलात है पाकिस्तान के लिए, कि आपको पता है कि हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक जो है डिफेंस पैक्ट है अपना सऊदी के साथ, और अगर सऊदी अरब हमें कहेगा कि जी आप हमारी सपोर्ट करें तो ये एक बड़ी इसकी तरफ बात करते हुए मुझे डर लगता है कि कहीं ये बड़ी जंग दोबारा शुरू ना हो जाए। इसीलिए बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं, और सऊदीज़ ने भी फिर बहरहाल जो है वो अपना डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन जो उनके वहाँ पे गवर्नमेंट है उन्होंने भी जो एक ये ईरान का कोई जहाज वगैरह जो गया वहाँ पे उस पर अटैक किया। तो वो आप ये अगर लिमिटेड रहे तो बेहतर है। कि बाबुल मंदब तो पहले भी बड़ी दफ़ा ये कहा गया कि जो उसको बंद कर देंगे, लेकिन वो जब जंग पीक पे भी थी तो तब नहीं हुआ, और अब भी उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह की कोई सूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए ये आपने सारा जोर जो है आपने हरमुज़ के लिए हो रहा है ना, क्योंकि जो अमेरिका की आप उसको खुला रखें, और ईरान ने ये इत्तेफाक भी किया था कि उसको खुला रखेंगे 60 डेज के दौरान। हाँ, अगर किसी ने कोई वायलेशन की भी है तो ईरान को भी चाहिए था कि वो जो है वो बातचीत के जरिए करते, कोई फायरिंग डायरेक्ट ना करते, क्योंकि इस वक्त सूरत बड़ी ईरान ने एक विनिंग पोजीशन जो था उस पर था। तो आप अगर एक चीज़ को विन करके आप उसको क्यों लूज करना चाहते हैं? और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ईरान जो है हुतीज़ को भी ये कहेगा कि वो मजीद जंग ना फैलाए, क्योंकि जंग का फैलाव जो है, हाँ ईरान के अंदर जज्बात जरूर हैं। देखिए कि खामनेई साहब का जो जनाजा हुआ वो अंदर उनकी यकजहती जाहिर हुई, वो ठीक है, उनको उसको अपने अंदर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि वो प्रेशर बाहर बढ़ाने से मुझे नहीं लगता कि ईरान को कोई फायदा होगा। मैं ईरान के ये नहीं कह रहा कि ईरान का पहल इसने की या किसने पहल की, लेकिन ईरान के पास एक मौजूद एक एग्रीमेंट, एक फ्रेमवर्क मौजूद है, वो उसकी तरफ ईरान को चाहिए कि ज़्यादा जोर उसकी तरफ लगाए। अपने जो उसके लीव है, पाकिस्तान है, तुर्किया की तरफ, और इजिप्ट और सऊदी अरब का जो मुश्तरका है उसको वो इस्तेमाल करे, और वो अपने कतर के साथ भी बेहतर सूरत करे,
ताकि वो इस सूरत हाल से बाहर निकल सके। क्योंकि देखिए इस वक्त हौतीज जो है वो अगरचे उसको सपोर्ट फराहम कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं होगी। क्योंकि अभी ये भी एक अच्छी बात है कि सऊदी अरब और दूसरे ममालिक जो है वो इसमें कूद नहीं पड़े, उनने बड़ी रिस्ट्रेंट जो है वो दिखाई है। हाँ, इजराइल जो है वो इंटेलिजेंस जो उसकी है या दूसरी जो उसके पास जो दूसरे मैकेनिज्म है वो जरूर काम कर रहे हैं ईरान में, वो कभी पास नहीं आएगा। हाँ, ये सिर्फ जो है कि वो अटैक नहीं कर रहा, लेकिन बाकी जो कुछ भी इजराइल से हो सकता है ईरान के खिलाफ या ईरान के अंदर जो कुछ वो कर सकते हैं वो अब भी, जिस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं अब भी वो कर रहे हैं। क्योंकि वो ईरान को कभी भी एक स्टेबल कंट्री देखना पसंद नहीं कर रहे, वो वहां पे एक नई रजीम के ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ईरान वीक होता जाता है तो फिर देखिए, अगर ईरान वीक होगा, उसके सिविलियन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह उन्होंने उनके पुलों को उड़ा दिया जो वो कनेक्ट कर रहे थे विद रशिया और चाइना, तो ईरान के लिए बड़ा नुकसान है। अब इसको दोबारा आप रिपेयर करेंगे, उस पर टाइम लगेगा, जितना भी आप कोशिश कर लें। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये जो यमन वाली सूरत हाल है, उसको भी ईरान को अपना जो है रोल प्ले करना चाहिए कि वो इसको मजीद ना फैले। और हम यही तो करते हैं कि हौतीज और जो सऊदी अरब क्लैश है वो यहीं पे खत्म हो जाए और इसको मजीद आगे जो है वो ना बढ़े। और हम ये खुश आइन बात है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने बड़ी रिस्ट्रेंट अभी तक दिखाई है, और यही तो हम ईरान से करते हैं कि वो उन्होंने जो एक अच्छा एक विनिंग एग्रीमेंट लिया है उसको लेकर आगे बढ़े, ना कि ये छोटे मोटे करके जिसका कोई फायदा नहीं है उनको लार्जर जो है इंटरेस्ट पे, उनकी लार्जर इंटरेस्ट पे तो बड़ा फायदा नहीं है। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। हैदर हयात साहब की तरफ भी चलेंगे, लेकिन हाली साहब से एक सवाल पहले कर लेता हूं। हाली साहब, आपने ये भी एम्बेसडर साहब का जवाब सुना। बात यह है कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है तो पाकिस्तान के ऊपर KSA के साथ जो उसका डिफेंस पैक्ट है उसके हवाले से कितना प्रेशर पड़ जाएगा, और आप समझते हैं कि ईरान जो है वो लंबी जंग मज़ीद सस्टेन कर सकता है? क्योंकि जितनी जंग उसने लड़ ली और जिस इफ़ेक्टिव अंदाज में लड़ी और जो रेजिलियंस दिखाई, कोई भी दुनिया में मुल्क उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। तो ईरान की कैपेसिटी क्या है, और अगर ये जंग लंबी होती है तो पाकिस्तान कितने टाइट स्पॉट में आ जाएगा, इसके ऊपर गुफ्तगू करें। आपके एक सवाल में 3-4 सवाल पे ना थे, तो मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान की रेजिलियंस बहुत है, और दूसरे ये है कि जब से सो कॉल्ड जंगबंदी हुई उसके बाद से भी ईरान ने अपने आप को बिल्डअप किया है। और फिर ईरान के एलाइज हैं दुनिया में, मेरा इशारा चाइना और रशिया की तरफ है, उन्होंने ईरान को मजीद जो है वो इक्विप किया है। तो ईरान जो है वो तैयार है, और उसकी अपनी जो कैपेसिटी है आर्मामेंट की, बिल्डअप की, जिसमें कि मिसाइल्स भी शामिल है, जिसमें ड्रोन्स भी शामिल है, और अच्छे खासे जो है एक्टिव उसका जो है सिस्टम है, जिसमें उसने अपनी कमी जो है वो पूरी कर ली है। हाँ, इंसानी जानों का उसका बहुत नुकसान हुआ है, जाहिर है उनके अपनी लीडरशिप फना हो गई, लेकिन इक्विपमेंट वाइज वो तैयार है और वो एक लंबी जंग जो है वो सह सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि जैसा आपने और एम्बेसडर ने दोनों ने इशारा दिया कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, और अगर सऊदी अरब कूद पड़ता है यमन में जंग में, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि पाकिस्तान भी जो है वो फुल फ्लेजेड वहां पे आ जाए। और ये चीज़ जो है जाहिर है इसमें ये ईरान की मुखालफत में होगी, तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही टाइट रोप वॉकिंग है, और इसमें डिप्लोमेसी को बरूए कार लाना पड़ेगा कि किसी तरह हम ये सूरत हाल ना आने दें कि पाकिस्तान भी मुलविस हो जाए। इसलिए हमारी न सिर्फ दुआ है बल्कि पूरी कोशिश होनी चाहिए, स्पेशली डिप्लोमेटिक स्किल्स इस्तेमाल करनी चाहिए कि हम इसको अवॉइड कर सकें, और ताकि पाकिस्तान जो है उसको साइड ना लेना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान बाउंड है, उसने एग्रीमेंट किया हुआ है और उसका फर्ज बनेगा, और सऊदी अरब एक्सपेक्ट करेगा कि हम जो है उसके साथ मिल करके सपोर्ट में यमन में भी हमला करें। और अगर ईरान उनकी मदद के लिए आता है हुतीज की, तो फिर हमें वहां पे अपनी फोर्सेस इस्तेमाल करनी पड़ेंगे, क्योंकि आपके इल्म में है कि हमारी एयरफोर्स और आर्मी दोनों जो है वो सऊदी अरब में उसके दस्ते मौजूद हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक एक्शन।
बड़ी तफसील से आपने रहनुमाई फरमाई। हैदर याद साहब, आपसे भी यही सवाल है। हम उम्मीद भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना बने, लेकिन हमारा डिफेंस पैक्ट एक हकीकत है और बड़े लेवल पे हुआ है। अगर ऐसी सूरत हाल आ गई खुदा न खास्ता और हम देखते हैं कि ये चांस है भी सही, और अगर ये हमारी उम्मीद पूरी ना हुई और उस तरफ चले गए, तो पाकिस्तान जो है वो उसके पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे फिर, और ईरान का फिर कोई शिकवा बनेगा इस सूरत में, या क्या सिचुएशन होगी, और ईरान की कैपेसिटी, इन दोनों चीज़ों पे आपका कमेंट चाहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो ईरान की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितना सीज फायर का टाइम था, इसमें ईरान ने अपने आप को दोबारा तैयार किया जंग के लिए। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुस्तकबिल करीब में दोबारा मामला इस तरफ जाएंगे। ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि जो एग्रेशन हमें दिखाई दिया, बिलखुसूस जिस वक्त आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की तदफीन का जो इनका सारा सिलसिला था 4-5 रोज तक जो चलता रहा, उसमें हमने वो बैनर्स भी देखे, वी विल किल ट्रंप वाले, और ये अंग्रेजी जबान में बैनर्स जो थे ये ईरानियों के लिए नहीं थे। ये मकसद मगरब तक ये अप्रोच क्लियर करना था। अगर ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होते तो ये फारसी जबान में होते। तो ये सारी चीजें जो एग्रेशन दिखाई दिया, फिर जो मुज्तबा खामनेई साहब की जो अभी तक की जो आखिरी स्टेटमेंट है, उसमें जो उन्होंने कहा कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, हमारे लोगों के कातिल जो है वो तबई मौत नहीं मरेंगे। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि ईरान तैयार भी था इस जंग के लिए, और ईरान में एक वो एग्रेशन भी है, वो चाहते भी हैं कि हम अपने लोगों का बदला लें। जहां तक बात है अमेरिका की, मैं समझता हूं कि जितना नुकसान जो 40 रोजा जंग थी जिसको पाकिस्तान ने फिर अपनी सालिसी के जरिए उसमें सीज फायर करवाया था, वो 40 रोजा जंग में इस खित्ते में अमेरिकन बेसिस को बहुत नुकसान पहुंचा है। और अब अमेरिका के लिए उस तरह दोबारा जंग को लंबे अरसे तक चलाना काफी मुश्किल है। तो ये चीजें बहरहाल ईरान के फेवर में जाती हैं। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जो अब लग रहा है कि वाहिद मसला इस जंग का शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ही है, क्योंकि अब तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी उतनी गुफ्तगू नहीं हो रही जितनी डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन हमें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की ट्वीट्स में और उनकी स्टेटमेंट्स में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर दिखाई दे रही हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसमें जियोग्राफिकली ईरान के पास बहुत ज्यादा है। अमेरिका 100 मरतबा कहे कि हमने इनके 158 शिप्स तबाह कर दिए, ईरान नेवी को मजबूत कर दिया। ईरान की नेवी है, उनके पास जो 1000 से ज्यादा किलर बोट्स हैं, वो जो है वो इस खित्ते के अंदर कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनने देंगी जिसमें ईरान के कंट्रोल से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बाहर जाए। और इवन अगर वो बोट्स भी आप तबाह कर दें तो वहां पे वो इलाका इस तरह का है कि ये तो फिशिंग बोट्स के ऊपर भी अपने कंधों पे रॉकेट लॉन्चर रखकर भी वहां पे किसी खत्म हो जाएगा, बाकी सारे वहां पे जिधर खड़े हैं। तो यहाँ पे ईरान की मर्जी के बगैर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामला को नहीं चला सकता। अब ये ठीक है या गलत है, ये एक अलग बहस है। दूसरा, जहां तक बात है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट है, ये ईरान के इल्म में है। और अभी जो ब्रेक कलीग फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के जो दस्ते सऊदी अरब में मौजूद हैं, आपको याद हो तो ये खबर उस दिन आई थी जिस वक्त पाकिस्तान 47 साल के बाद इस्लामाबाद के अंदर पीस टॉक्स को होस्ट कर रहा था और अमरीकी और ईरानी वफद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे। उस वक्त पाकिस्तान के दस्ते जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे थे। तो ईरान के इल्म में है ये डे वन से, ये इस जंग के आगाज से बहुत अरसा पहले का, ये गुज़िश्ता साल सितंबर में हम लोगों ने उनके साथ स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया था। तो ईरान के इल्म में है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुश्किल हालात हो जाएंगे अगर बाकायदा तौर पर सऊदी अरब यमन के हवाले से जंग में उतर आता है, जिसके मुझे इम्कानात जो है वो ना होने के बराबर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को भी अपनी ऑयल की ट्रेड के लिए मुख्तलिफ समंदरी रस्तों की जरूरत है। और मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब ऐसी पोजीशन में अफोर्ड करे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद बाब अल मंदब भी चौक हो जाए और उनके लिए फिर जो अपना ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाए। तो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब ऐसी किसी जो है वो मामले की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान भी बिल्कुल कोशिश करेगा कि ये मामला मजीद तूल ना पकड़े और यहाँ पर ही चीजें सेटल हो जाए, इससे ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि ये चीजें बढ़ती हैं आगे तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अगर जंग प्रोलॉन्ग हुई और लंबी चली और पाकिस्तान को इस मामले में अपने डिफेंस पैक्ट की ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए आना पड़ा तो मामलात बहुत ही ज़्यादा
कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।